नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत जारिया और स्वागत है आप सभी का ऑडियो साहित्य यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के उपन्यास की इस कड़ी के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस उपन्यास जिसका नाम है जिंदगी नामा। ये उपन्यास कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती देखा जाए हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती हैं और उपन्यास के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान माना जाता है। अपने उपन्यासों में उन्होंने आज के समाज, रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाजों का एकदम बारीकी से वर्णन किया है, चित्रण किया है। इसके अलावा नारी की जो स्वतंत्रता है, नारी की जो आज़ादी है, नारी क्या चाहती है, इस बात की भी आवाज़ उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से उठाया। इसलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के जीवंत प्रश्न और अंधविश्वास का खंडन करते हुए अपने लेखन के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार करके समाज को सुधारने के प्रयास किए हैं। इसके अलावा देखा जाए इनकी जो रचनाएं हैं, विशिष्ट प्रभावशाली दोहराव से मुक्त होने के कारण हिंदी कथा में विशेष स्थान बना चुकी हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उनको 2017 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सोच सकते हैं कितनी फेमस ये रचना है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। पहला नंबर का जो पात्र है वो है साहनी। साहनी नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो साहनी है ना, स्त्री पात्र है। जो बड़ी हवेली की मालकिन है, वो जमींदार साहजी की पत्नी और हिंदू परिवार की स्त्री है। वो अपनी गरिमा के अनुकूल, कुशल और सहिष्णु, धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श पत्नी है। सेकंड नंबर का जो कहना चाहिए पात्र आता है वो है साहजी का आता है, जो कि गांव के एक जमींदार हैं। उनकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है। साहनी उनकी दूसरी पत्नी है। इसके बाद मेहरी चाची गांव की एक महिला है जो कि साहनी के प्रति वात्सल्यपूर्ण भाव रखती है। उसकी इच्छा है कि साहनी शीघ्र ही मां बन जाए। इसके बाद अगला जो यहाँ पर कैरेक्टर आता है वो है लाली शाह। साहनी जी और साहजी का ये पुत्र है। क्या नाम है इसका? लाली शाह, जो उनके विवाह के कई वर्षों के बाद हुआ है। जल्दी से बच्चे नहीं होते हैं ना, वही कहानी। इसके बाद राबिया एक पात्र है जो कि लाली शाह की देखभाल करती है। वो शाहजी के प्रति आकर्षित है। इनके अतिरिक्त शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और भाभी बिंद्रायणी, फतेह, सीरी, बहुत सारे इस प्रकार से हमको कैरेक्टर आगे देखने को मिलते हैं जो कि कथा को बनाने में कहना चाहिए अपना योगदान देते हैं। अब समीक्षा की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। जिंदगी नामा मतलब हम 1979 की बात कर रहे हैं। उनका एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब अंचल में रहने वाले लोगों की जिंदगी का जीवंत इतिहास हमको दिखाई देता है। उपन्यास में मुख्य रूप से देखा जाए विभाजन से पहले पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत पुनः सृजन करते हुए वहां के शांत और सद्भावनापूर्ण जीवन को इसमें उतारा गया है। वास्तव में देखा जाए ये उपन्यास पारंपरिक उपन्यास से थोड़ा हटके हैं। इसमें ना कोई नायक है ना कोई खलनायक है, सिर्फ लोग ही हैं। ये उपन्यास जीवन के अनुभव के अनुसार अपना फ्रेम बनाते जाता है, ढांचा बनाते जाता है। इस उपन्यास का जो कथानक है खेतों की तरह फैला हुआ, सीधा साधा, धरती से जुड़ा है। उपन्यास में कथा तो कम है परंतु दृश्यों का एक निरंतर क्रम है। लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य में बांध करके प्रस्तुत किया है। तो देखिए, डेरा जट्टा एक गांव है। इस गांव में अलग अलग समुदाय के कैसे करके लोग रह रहे हैं और आगे चल के इनका जीवन कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमको इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख समुदाय की जिंदगी के अनेक चित्रों को सांस्कृतिक बिंब के माध्यम से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की कथा शाहजी के परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। शाहजी कौन है? गांव के जमींदार हैं जिसकी गांव में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है।
वहीं यदि देखा जाए, उनकी जो दूसरी पत्नी साहनी है ना, बहुत नेक दिल वाली है, जिसे विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान नहीं होती। सभी चाहते हैं कि साहनी माँ बने। महरी चाची उनके लिए दुआएं करती है। कुछ समय बाद ही साहनी एक पुत्र को जन्म देती है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पुत्र का जन्म भी होता है। अब जैसा ये पुत्र हुआ है, तो आप समझ सकते हैं वो भी इतने समय के बाद, तो कितनी खुशी की बात होगी। सारे गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है, सभी को भोजन कराया जाता है, क्या नाच गाने का आयोजन होता है। लेखिका ने यहाँ दिखा दिया है कि किस प्रकार विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ खुशियां मनाते हैं और एक साथ मिलजुल करके यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उपन्यास में शाहजी के परिवार को केंद्र में रख करके प्रेम कथाओं, लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी, इस प्रकार के त्योहारों के चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और अनेक कहानियों का वर्णन हुआ है। वहीं यदि हम देखें, आलोच्य उपन्यास में लेखिका ने अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा पंजाब के रहन सहन, रीति रिवाज को एकदम जिंदा कर दिया है। तत्कालीन समाज में जो अंधविश्वास हमको देखने को मिलते थे, जैसे कि लड़का होने पर मिठाइयाँ बांटना, बच्चों के माथे पर काला टीका लगाना, जच्चा को सिरहाने लोहा रखना, बच्चे के मदरसे जाते समय 7 घरों से भिक्षा मांग करके शिक्षा पूरी करना, ये सारे रीति रिवाज पूरी तल्लीनता के साथ में हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उपन्यास में गांव के जीवन का हर पहलू जीवंत रूप में चित्रित किया गया है। वास्तव में जिस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा उत्तर भारत के गांवों का जीवंत चित्रण किया था, ठीक उसी प्रकार से इस उपन्यास में पंजाब के गांव के चित्र हमको पूरे पंजाब के जीवन का चित्र बताते हैं, जो लेखिका के मातृभूमि के प्रति प्रेम का परिचायक माना जाता है। इस उपन्यास में मानव संबंधों पर भी काफी प्रकाश डाला गया है, जैसे भाई बहन, साहूकार किसान, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान के कटु और दोस्ती वाले रिलेशन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास में स्त्री के माता के रूप को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण जन के मनोरंजन के लिए क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि लोक नृत्य हो रहे हैं, लोक नाट्य है, पर्व उत्सव का मनाया जाना, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्रेम, झगड़ा, औरतों का सोतिया डाह, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब घटनाओं का इतना सटीक वर्णन किया गया है, सजीव ढंग से चित्रण किया गया है कि पाठक भूल जाता है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है या फिर कोई मूवी देख रहा है। इस सजीव चित्र को पढ़कर के आश्चर्य हो रहा है कि साहित्य में मनुष्य के मनोभाव और व्यवहार की छवि इतने करीब और ठीक ढंग से उतारी जा सकती है। इस उपन्यासों में पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा चरित्र सृष्टि की है। इसी कारण से उपन्यास में डेरा जट्टा गांव ही प्रतीकात्मक चरित्र बन गया। लेखिका ने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंध, आपसी प्रेम और पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। परिवेश के यथार्थ और जीवंत चित्रण के लिए भाषा का सृजनात्मक प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। मतलब यहाँ लैंग्वेज कैसी यूज करी गई उसके बारे में बताया जाता। इसी कारण तो कहते हैं कि भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति आ गई है, ताजगी आ गई है। जिंदगी नामा में लेखिका का जो उद्देश्य रहा है वो पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना, रूढ़ी और अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार करके समाज में सुधार लाना है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि एक बंटवारा एक भूखंड को 2 कर देता है। ये एक सिंगल घटना नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी गलती है। ये विष की बेला है जो दोनों टुकड़ों में फलती फूलती और फैलती है। मानवीय स्वातंत्र्य और रूढ़ी का प्रतिरोध कृष्णा सोबती के इस उपन्यास की मौलिक विशेषता है। अंततः जिंदगी नामा एक ऐसा उपन्यास है जिसने हिंदी के आधुनिक लेखन के प्रति पाठकों का विश्वास उत्पन्न कर दिया। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती ने न केवल अपनी पूर्व समीक्षाओं का अतिक्रमण किया है, बल्कि पंजाबी लहजे
का उन्होंने कहना चाहिए साहसिक वर्णन किया है और इसको सृजनात्मक रूप में लोगों को दिखाया है। ये काम इतने बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिलता है जितने बड़े पैमाने पर हिंदी कथा साहित्य में पहले कभी हमको देखने को नहीं मिला। इस उपन्यास का महत्व केवल इस दृष्टि से नहीं है कि लेखिका अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल गई हैं, बल्कि इस दृष्टि से है कि उन्होंने एक ऐसे उपन्यास की रचना करी है जो हिंदी उपन्यास की सीमाओं को और भी ज़्यादा फैला देता है। तो ये तो थी दोस्तों जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है।